तो लास्ट लेक्चर में अपन ने AS20 शुरू किया था। ठीक है, अपन ने AS20 शुरू किया था। क्या क्या देखा था उसके अंदर बताओ जरा। कि देखो सर, एक होता है EPS। वो कैसे निकालते हैं कि जो भी अर्निंग अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स करने का रहता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें अलग अलग केस होते हैं। मान लो बोनस शेयर्स है, तो बोनस शेयर में जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं तो जो डिवाइड बाय करना होता है वो क्या करते हैं, मतलब जो डेट लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर अमालगमेशन होता है, मर्जर और परचेज। मर्जर में आपको स्टार से लेनी है, परचेज में जिस दिन आपने यस किया है उस दिन से लेनी है। उसके अलावा आपके पास में राइट शेयर्स भी होते हैं। राइट शेयर में यू हैव टू कैलकुलेट द राइट फैक्टर, और फिर वो राइट फैक्टर के हिसाब से अपन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में इतने ही पढ़े थे ना लास्ट अपन ने। हाँ चलो, तो ये हो गया तुम्हारा राइट इश्यू वाला, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकता है। सबको समझ में आया? अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसका पार्ट 2 है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, इसको बोलते हैं बेसिक EPS। क्या बोलते हैं इसको? EPS दो तरह के होते हैं, एक बेसिक, एक को बोलते हैं डाइल्यूटेड। क्या बोलते हैं दूसरे को? एक होता है बेसिक EPS और दूसरा कौन सा होता है? द वर्ड से डाइल्यूट। क्या समझते हो आप लोग डाइल्यूट मतलब? डाइल्यूट होना से जो जो आपको समझ में आता है वो सब एक ही चीज बोलते जाओ, कोई ना कोई तो सही होगा। बोलो। और 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 सोचो। क्या? कम इफेक्ट, यस, ये थोड़ा आसपास है। और सोचो। सोचो सोचो, ये वर्ड कहाँ पे सुना हुआ है? कहीं तो किसी सेंटेंस में यूज हुआ होगा। हाँ, मतलब साइंस के अलावा नॉर्मल लैंग्वेज में भी तो सुना होगा कहीं पे। चलो, साइंस में जो आपने सुना है डाइल्यूट होना, क्या था मतलब? वो बेसिकली था क्या? हाँ, मतलब वो एक तरह से पतला होता है, वीक होता है। सिंपल वर्ड में हम क्या बोलते हैं उसको? वीक होना। बराबर है। तो डाइल्यूटेड EPS मतलब वीक EPS। अब यहाँ पे वीक EPS का मतलब क्या होगा? वेरी गुड, EPS का हो जाना, कम हो जाना। और कौन सा EPS? अभी तो हमने देखा है, अभी जो देखा वो तो कौन सा बेसिक होता है। तो हम कौन से EPS को कम होने की टेंशन ले रहे होंगे? अभी के कि फ्यूचर के? फ्यूचर के। समझ में आया? तो हम अपने EPS को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है बेसिक EPS, जो अभी करंट EPS है, जो करंट पोजीशन है उसकी। एक बोलते हैं डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड EPS मतलब फ्यूचर का EPS जो वीक होगा। क्या होगा? जो। अब फ्यूचर का EPS वीक कैसे हो सकता है? कि मान लेते हैं कि फ्यूचर में EPS कम हो जाएगा तो वो वीक हो गया। पर कम क्यों? क्यों कम? प्रॉफिट कम हो रहा है उसकी वजह से कम नहीं। जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, अगर सेम सिचुएशन बाद में भी रही फिर भी ये EPS कम हो जाएगा। नहीं, और सोचो। मैं क्या बोला? जो करंट EPS है, जो चीज अभी है,
ठीक है, सेम चीज रही। क्या हुआ, एसी बंद हुआ, लाइट गई है। हाँ। तो अगर सेम सिचुएशन रही फिर भी ये ईपीएस कम हो जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ। वेरी गुड, क्या बोला तो आपने, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो लोग पैसा लेके आएंगे, पैसा लेके आए तो बढ़िया बात है, तो ईपीएस कम नहीं होगा। ईपीएस कम कब होगा पता है, जब वो लोग आएंगे बट पैसा लेके नहीं आएंगे, या एज कंपेयर कम लेके आएंगे जितना वैल्यू उससे। नहीं, बोनस एंड राइट का तो फ्यूचर गारंटी थोड़ी हम करेंगे और आगे देखते हैं अपन। आप ऐसे समझिए कि फ्यूचर में कुछ लोग मेरे शेयर होल्डर बनने वाले हैं। हाँ, कन्वर्ट कर लिए कि फ्यूचर में कुछ लोग तो मेरे शेयर होल्डर बनेंगे बट वो पैसा लेके नहीं आएंगे। ऐसे कौन हो सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्योंकि वो आज, जैसे मान लो आज मैंने 100 करोड़ कमाया इस साल, अगले साल भी 100 करोड़ कमा लूंगा, बट आज मेरा 1000 लोगों में बटा है, कल वो कन्वर्ट होंगे तो मान लो 500 लोगों को दूंगा तो 1500 का होने वाला है। इसका मतलब सेम सिचुएशन रही तो भी मेरा ईपीएस क्या होने वाला है, कम। खाने वाले लोग बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। इसी तरह से कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में। सो एक क्या हो गए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक हो गए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सुना है। उसमें मैं जब शेयर्स देता हूं तो मैं अभी नहीं दे रहा हूं, फ्यूचर में दूंगा उनको, बट कम प्राइस पे दूंगा, तो वो लोग भी कन्वर्ट होंगे। बट ये फैन चालू कर दो ना। वो लोग भी कन्वर्ट होंगे बट सीधी बात है वो पैसा कम देंगे मुझे। अब ये कौन लोग है पता है, जो अभी नहीं है, जो फ्यूचर में आएंगे। अब बोले सर राइट शेयर तो अभी से थोड़ी पता है मैं फ्यूचर में राइट शेयर कितने इशू करूंगा, वो अभी से गारंटी दी है क्या मैंने, नहीं, मतलब ये कमिटमेंट नहीं है, बट यहाँ पे कमिटमेंट है। इनको अपन प्यार से बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं इनको प्यार से, पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब फ्यूचर के शेयर होल्डर। अब कौन से फ्यूचर के, जो कंपनी में डेफिनेटली आएंगे, कच्चा पक्का नहीं, आने वाले ही है, हमने कमिटमेंट की है, तो अगर वो आएंगे तो हमको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसमें तीन चीजें अपन मेन लेंगे, सबसे पहले कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दूसरे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरे ईसॉप वाले शेयर्स। ये तीन जो है ये फ्यूचर में अपने शेयर होल्डर होंगे, क्योंकि हमने आज कमिटमेंट किया, आज मैंने अपने एम्प्लॉय को बोलना है कि तुम 2 साल रुक जाना, फिर मैं तुमको अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा। अब अगर वो 2 साल रुक गए तो क्या मुझे शेयर्स देना पड़ेगा, हाँ। अच्छा, जितना शेयर्स दे रहा हूं उतना ही वैल्यू ले रहा हूं तो दिक्कत नहीं है, बट मैं वैल्यू कम लूंगा उनसे, दिक्कत वही तो है। आज मैंने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया, मैंने बोला 5 साल बाद तुमको शेयर्स मिल जाएंगे, तो मुझे बताओ 5 साल बाद जब वो डेट आएगी तो क्या मुझे उनको शेयर्स देना पड़ेगा, हाँ। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए, 2 साल बाद तुमको प्रेफरेंस शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, तो 2 साल खत्म होने पे क्या मुझे उसको देना पड़ेगा, आंसर इज यस। तो यहाँ पे कैसा है, मैंने कुछ कमिटमेंट की है जिसकी वजह से मुझे उसको फुलफिल करना पड़ेगा, मुझे उनको शेयर्स देना पड़ेगा, जिससे मेरे इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, बट वो वैल्यू उतना लेके नहीं आएंगे, या तो नहीं लेके आएंगे या उतना लेके नहीं आएंगे जितना उसका वर्थ था। तो जब वही चीज होगी, जब उतना वर्थ लेके नहीं आएंगे बट शेयर्स पूरे दूंगा, तो फ्यूचर में मेरा सेम कंडीशन रही, सेम प्रॉफिट भी रहा, तो बताओ क्या फ्यूचर में मेरा ईपीएस उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को प्यार से अपन बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं इसको प्यार से, मतलब हम क्या बोल रहे, फ्यूचर का ईपीएस की मैं गारंटी नहीं दे सकता। जैसे मेरी कंपनी ने आज 10 रुपए पर शेयर कमाया है, फ्यूचर में पता नहीं कितना कमाएगा, वो गारंटी नहीं है। पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कंडीशन सेम रही, सेम चीजें रही, तो ये मेरा ईपीएस कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग आने वाले हैं। क्या बोला, समझ में आया, सेम कंडीशन रही फिर भी मेरा ईपीएस कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, समझा। अब यहाँ पे आपको मतलब समझा है डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसने बोला है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। Dilutive means those potential equity share which reduce the BEPS यानी basic EPS
फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन जनरली डीईपीएस इज लेस देन बीईपीएस, मतलब जो डायल्यूटेड होता है वो बेसिस से कम ही होने वाला है। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कौन? एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर कौन होंगे? वो इंस्ट्रूमेंट ऑन विच रिसोर्सेज हैज बीन रिसीव्ड इन कैश और काइंड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड विच एंटाइटल इट्स होल्डर टू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर, मतलब वो हमने उससे पैसा ले लिया है या जो उसकी फैसिलिटी थी वो ले ली है, अब उसके बदले हम फ्यूचर में उसको शेयर्स देंगे। एग्जाम्पल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में, ठीक है। तो अब अगर वो ईपीएस निकालना है तो सिंपल है, फ्यूचर का प्रॉफिट डिवाइड बाय फ्यूचर के शेयर होल्डर। हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला कहता है ईपीएस का, बताओ। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं ऐसा बोलूंगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। हम फ्यूचर के प्रॉफिट को नहीं निकाल सकते, दैट नॉट पॉसिबल, ये फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सेम कंडीशन रही तो फ्यूचर में ये प्रॉफिट कितना होगा, तो बाकी तो चेंज नहीं होगा, बट कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, तो कल उठ के अगर वो कन्वर्ट होंगे, किस में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी शेयर्स में। तो अगर मैंने प्रॉफिट आज 100 कमाया तो फ्यूचर में भी 100 ही कमाऊंगा मान लेते हैं, बट फिर भी वो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। किसका? कि अभी जो प्रॉफिट निकाला वो आफ्टर इंटरेस्ट निकाला होगा, बट फ्यूचर में क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का सेविंग हो जाएगा। बट एक दिक्कत है, अगर मेरा टैक्स लगता था तो क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स भी तो बढ़ेगा, तो टैक्स वाला पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। चलो, करंट ईयर में 2025 में मेरी इनकम 100 करोड़ है, मेरे एक्सपेंसेस, ठीक है, मैं इसमें दो पार्ट में एक्सपेंस बांटता हूं, एक अदर एक्सपेंस मतलब बाकी सब चीज आ गई, सैलरी रेंट वगैरह, एक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये मान लो 40 है और ये मान लेते 20 है। तो मुझे बताओ मेरे प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट कितना आया बताओ, कितना आया? 40, ठीक है। एक बार टैक्स को मानो गोली, टैक्स बाद में देखते हैं, 40 आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्यूचर में ये जो मेरे डिबेंचर्स है ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 2026 में मान लेते हैं हमने सेम प्रॉफिट कमाया, मतलब इनकम सेम हुई 100 और एक्सपेंस भी सेम हुए, अदर एक्सपेंस 40, तो इंटरेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट तो पे नहीं करना पड़ेगा। तो अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? क्या बोला, कुछ समझ में आया है? नहीं आया? पक्की बात है। अच्छा, मैं इस चीज को ऐसे भी तो निकाल सकता था कि जो प्रॉफिट करंट ईयर का प्रॉफिट था, करंट ईयर प्रॉफिट 40, उसके अंदर ऐड कर लूंगा जो इंटरेस्ट सेविंग होने वाली है मेरी 20, तो भी तो छांटा था, तो वो सब करना नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मैंने इनकम एक लिखा और एक्सपेंस एक लिखा, तुमको मजा आ गया, पर रियल लाइफ में एक्सपेंस तो 100 होते हैं ना, तो 100 इनकम 100 एक्सपेंस थोड़ी करके अपन करने वाले, तो डायरेक्ट ये कर लेने का सेम प्रॉफिट जो अभी प्रॉफिट है, बट फ्यूचर में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा तो उतना बच जाएगा प्रॉफिट, तो अपन उसको ऐड कर लेंगे। बट ये दिक्कत है भैया, टैक्स की बात करते हैं अभी। टैक्स की बात कैसे करेंगे वो देख लो। मान लेते हैं गवर्नमेंट मेरे पास में 50% टैक्स लेती है। कितने टैक्स लेती है बेटा? तो जो मेरा प्रॉफिट आता है 50% यानी 40 पे 50% 20, तो मेरा जो पैट होता है वो कितना होता है? 20, बराबर है। पर अब दिक्कत क्या, अगर मान लो 2026 में सेम कंडीशन रहेगी, 100 ही कमाया और खर्चे भी 40 ही हुए, 60 हुआ, तो अब मेरा जो टैक्स आएगा, अब जो मेरा टैक्स आएगा वो एट 50% आएगा, तो दैट बिकम 30 हो जाएगा, बराबर ना। अब तुम बोलोगे सर 20 में अगर इंटरेस्ट का सेव होता है 20, तो 40 होना चाहिए, आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 30, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि 20 का फायदा हुआ बट उसके ऊपर टैक्स का नुकसान हो गया। ज्यादा प्रॉफिट होगा टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ेगा ना भैया, तो टैक्स का नुकसान हो गया। तो अब इसी चीज को मैं दूसरे वे से भी निकाल सकता, कैसे निकाल सकता वो देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता करंट ईयर प्रॉफिट, क्या लेता मैं? 20, इसमें ऐड करता इंटरेस्ट सेविंग, कितना इंटरेस्ट सेविंग? 20, बट माइनस करता उसके ऊपर टैक्स लॉस, तो 20 के ऊपर 50% ले लो, 10, तो 30 आया कि नहीं आया?
ऐसे शॉर्टकट भी कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, जो मेरी करंट ईयर का प्रॉफिट है, अगर अज्यूम करते हैं सब चीजें सेम रही तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करना नहीं है, तो ऐड कर लिया उतना सेविंग। बट क्योंकि अब उसके ऊपर जितना टैक्स लगता था वो अब भरना पड़ेगा अभी, तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो अपन लेना पड़ेगा -10। या ऑल्टरनेटिव हम जो इंटरेस्ट लेते हैं सेविंग वाला, वो आफ्टर टैक्स वाला भी ले सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना सेव हो रहा है 20, उसके ऊपर 50% का टैक्स कितना बच गया 10, तो डायरेक्ट मैं 10 इसमें ऐड कर सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं। जो लोगों ने एफएम पढ़ा है उनको तो थोड़ा बहुत पता होगा, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एकदम सिंपल है, इंटरेस्ट बचेगा तो वो फायदा हो गया तो वो ऐड कर लिया, बट उसके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो बढ़ गया, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट यहाँ पे माइनस, वो टैक्स वाला सेविंग माइनस कर लेंगे। बोलो समझा? अरे हाँ कि ना? ये एक चीज होगी, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। किसके लिए हो गया? अब ये एक चीज हो गया। अब मान लो मैंने कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल इशू किया होता, क्या इशू किया होता? ठीक है, अब क्या होता मुझे बताओ। अब उसके ऊपर जो डिविडेंड है, जो मैंने प्रॉफिट लिया होगा, वो डिविडेंड लेस करने के बाद था, बट अभी क्या होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो मुझे वो डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा प्रेफरेंशियल्स पे, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो एज कंपेयर बढ़ जाएगा जो मैंने लिया था। कैसे मैं समझाता हूं, वापस एग्जांपल देखो। इनकम 100 रुपया, एक्सपेंस मान लेते 30 रुपया, तो मेरा 70 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बराबर ना? चलो अब इसके ऊपर टैक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं 20 सपोज करना, ये बच गया 50। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लिया जो कि 10 है, तो हो गया 40। कितना हो गया? दिस इज माई प्रॉफिट, जो मैं फाइनल ईपीएस में लेता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इसे बोलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कल उठ के अगर ये प्रेफरेंस शेयर जो है वो कन्वर्ट हो गया इक्विटी में और सब चीजें सेम रही, तो 100 में से 30 गया, 70 आ गया, उसके बाद टैक्स 20 पे किया, 50 आ गया, तो अब मुझे ये पे नहीं करना पड़ेगा ना, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50। तब या तो ये प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा फॉलो करो, या आप क्या कर सकते हो, सीधा करंट ईयर का जो प्रॉफिट था आपका 40, उसके अंदर वो जो सेविंग इन प्रेफरेंस डिविडेंड है वो ऐड कर लो, तो डायरेक्ट 50 आ गया। बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। ईसॉप में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ईसॉप में कोई प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क नहीं पड़ता है। बोलो क्यों? क्योंकि वहां पे कोई इनकम या एक्सपेंस का लिंक ही नहीं था ना ईसॉप में। आप समझिए, अगर मैंने ईसॉप में शेयर इशू किए हैं तो कल उठ के मेरे वो जो एम्प्लॉय को मैं शेयर्स दूंगा, एम्प्लॉय कन्वर्ट नहीं होंगे शेयर्स में, समझ में आया? अपन उनको शेयर्स देंगे तो क्या वो खर्चा पहले यहाँ पे कहीं पे था? तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका कुछ नहीं करना है, मतलब इस प्रॉफिट में उसका कुछ चेंज होने वाला। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो मेरा कोई लोन था, क्या था मेरा कोई, और उसको मैं शेयर्स देने वाला हूं, तो जो लोन पे इंटरेस्ट था वो बच जाएगा, तो सेम लॉजिक वापस करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो चेंज हो रहा है तो उसके अगर फायदा हो रहा है तो ऐड कर लो, लॉस हो रहा है तो माइनस कर लो, बस इतना करना है। क्या बोला, समझ में आया तुमको? अब जो आएगा ना, ये जो अपन करने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा अपने पास में, उसे बोलते हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? इसको प्यार से फ्यूचर प्रॉफिट भी बोलते हैं अपन, बट फ्यूचर नहीं बोल सकते, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई तुमने फ्यूचर कैलकुलेट कर लिया, फ्यूचर नहीं है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैसे लेंगे? जो नेट प्रॉफिट अभी था करंट ईयर का, उसमें आपको कुछ प्लस माइनस करना है, तो जो डिविडेंड आपने माइनस किया होगा अब वो नहीं करना पड़ेगा, तो ऐड कर लेंगे। अब मैंने पहले ही बोला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी होता है, जो डिविडेंड के उधर ही होता है। अब क्योंकि डिविडेंड पे नहीं करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसके ऊपर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे नहीं करना है, तो वो भी ऐड बैक कर लेंगे। इंटरेस्ट, क्योंकि अगर मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, बट अब क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से टैक्स भी मेरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी कोई इफेक्ट होता है, जैसे मैंने बोला कोई चीज है वो कन्वर्ट हो रही है, जैसे मान लो मेरा कोई एम्प्लॉय है, मैनेजर है, वो बोलता है कि आप मुझे शेयर्स दे दो, मैं सैलरी नहीं लूंगा और काम करूंगा, तो फ्यूचर में मेरी सैलरी बढ़ जाएगी उसकी, तो वो ऐड कर लूंगा। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आईसीआई भैया कुछ भी घुमा सकता है। तो कोई भी इनकम बढ़ती है तो प्लस कर लेना, कोई भी एक्सपेंस उसकी वजह से होता है तो माइनस कर लेना।
क्या बोला, समझ में आया तुमको? दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, अभी यहाँ पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। तो सीधी बात है, अगर मेरे शेयर्स कन्वर्ट होने वाले हैं तो जो नीचे वो डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स वेंस वाला, अब वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें शेयर्स आने वाले, तो जितने लोग आने वाले उतना मुझे उसमें प्लस करना है। पर मुझे उन्हीं को प्लस करना है जो फोगटिया आ रहे हैं, फोगटिया मतलब फ्री में आ रहे हैं। तो फ्यूचर में मैं वो शेयर इश्यू कर रहा हूँ, बदले में पैसा लेके आ रहा है, तो मुझे वो ऐड करना। या मान लो ईसॉप में शेयर इश्यू कर रहा हूँ, इसमें इश्यू कर रहा हूँ, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर में कोई पैसा नहीं आएगा तो उसको तो पूरा ऐड कर लेंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में कोई पैसा नहीं आएगा तो उसको भी पूरा ऐड कर लेंगे। बट वेट, ईसॉप, ईसॉप में पैसा आएगा बट कम आएगा, ऐसा नहीं बोला नहीं आएगा, कम आएगा। तो क्या मैं पूरे शेयर से ऐड करूंगा कि प्रोपोर्शनेट करूंगा? प्रोपोर्शनेट, वही फोगट वाले निकालने पड़ेंगे, मतलब एक तरह से बोनस वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, वो ऐड करेगा। ठीक है, अब अगर जब मैं इश्यू कर रहा हूं उसका डेट दे रखा है तो मैं वो डेट वो मंथ वाइज कैलकुलेट करूंगा, अगर डेट नहीं दे रखा है तो वही आप जो बचपन से करता है स्टार्ट से कंसीडर करने का है। क्या बोला, समझ में आया? अगर मुझे पता है मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर को अभी इश्यू कर रहा हूं, इस टाइम पे इश्यू कर रहा हूं, तो मैं उतने मंथ कर लूंगा, बट नहीं दे रखा है तो कौन सी डेट लेने की है? स्टार्टिंग से लेने की। हम ये अज्यूम करेंगे कि स्टार्ट से ही किया होगा। बोलो समझा? बस ऐसे आप करोगे तो यू विल गेट योर डायल्यूटेड ईपीएस, डीईपीएस। तो बेसिकली डायल्यूटेड का मतलब क्या पता है कि सेम कंडीशन रही बट फ्यूचर में तुम्हारे हिस्से में जो ईपीएस अभी दिख रहा है वो उतना नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। समझ में आया? एक होता है एंटी डायल्यूटेड, उसमें फ्यूचर में ईपीएस बढ़ भी सकता है, बट बोलता है कि कभी भी एंटी डायल्यूटेड ईपीएस रिपोर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज आप हाँ प्रूडेंस को फिर वो गड़बड़ कर लोगे, तो वैसा नहीं कर सकते। समझा है? क्या समझा? होशियार हो गया तू। चलो वापस इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो करें शुरू। अभी कविता घर पे बैठी थी, ठीक है, कविता ने बोला कि यार बहुत परेशान हो गई हूँ, इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, ठीक है, तो अपने को क्या करने का है? बस पिज्जा ऑर्डर करने का है। क्या ऑर्डर करने का है? कविता कितने लोग हैं घर पे? अभी 4 लोग हैं। तो बोले घर पे 4 लोग हैं मेरे, कितने लोग हैं? 4। तो इसने बोला मैं 4 पिज्जा ऑर्डर करेगी। कितना ऑर्डर करेगी? कि मुझे पूरा पिज्जा खाना है, घर वालों को भी पूरा पिज्जा खाना है। तो पापा, मम्मी, ये तू, और कौन है? भाई की बहन? छोटा भाई, छोटा भाई। ठीक है, 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4। तो 4 पिज्जा ऑर्डर करने, तो इसने एक पिज्जा, एक पिज्जा, एक पिज्जा, एक पिज्जा, ऐसे करके 4 पिज्जा ऑर्डर कर लिए। बोला आज तो मैं पूरा पिज्जा खाऊंगी, बहुत जोरदार भूख लगी है। ठीक है, अभी मान लेते हैं पिज्जा वाला ऑर्डर कर लिया, 30-30 मिनट में पिज्जा आने वाला है। 25-26 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, टिंग टोंग, पिज्जा वाला आ गया, पिज्जा रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये खुश होगी कि नहीं होगी? अरे तो खुश होगी कि नहीं होगी? तभी इसके पास से कॉल आता है मेरा, कविता क्या कर रही है? अब इसको तो कैसा ऐसा जुझार सा को थोड़ा करना होता है, तो बोला सर कुछ नहीं, अभी आके पिज्जा ऑर्डर किया है, एग्जाम एकदम खत्म हो गया तो पिज्जा ऑर्डर किया, तो मस्त पिज्जा खाने वाले हम। क्या बात करिए? बोला तेरी बिल्डिंग के नीचे ही खड़े हम। तो बोले कौन कौन? मैंने बोला मैं, दर्शन सर, योगी सर। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला ठीक है सर, अब आ जाओ ऊपर। मना तो नहीं कर सकते ना, इतनी तो औकात है नहीं इसकी कि हमको मना कर दे। तो बोला कि आ जाओ सर ऊपर। अरे मतलब औकात मतलब वो वाली औकात नहीं, तुम गलत ले रहे, मतलब इतना रेस्पेक्ट है कि वो मना नहीं कर सकती हमको। तो बोले आ जाओ सर। हम चले गए ऊपर। हम बताओ, जैसे इसको पता चला कि 3 बुक्खड़ लोग, फोगटिया लोग ऊपर आने वाले हैं, तो क्या ये इंफॉर्मेशन इसको अपने घर वालों को बोलनी पड़ेगी? नहीं बोलनी पड़ेगी? तो नहीं बोलते तो गड़बड़ हो जाती। तो अभी घर वालों को बोलेगी 3 लोग आ रहे हैं, हमारे सर आ रहे हैं, मसाले भूखड़ है। ठीक है, अब घर वाले बोलेंगे, थोड़ा टेंशन में आएंगे, बोले ठीक है कोई नहीं, अपन थोड़ा थोड़ा कम कम खाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा रख देते हैं। तो सब ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा रख दिया हमारे लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंडीशन क्या? कंडीशन सेम है। आज भी इनके पास में कितना पिज्जा है? 4 पिज्जा ही है, पर इनको पता है कि फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद में 2-3 लोग आने वाले हैं जो कुछ लेके आने वाले हैं। इससे क्या होगा? इनका हिस्सा कम हो जाएगा।
दिस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं इसको? मतलब जो हिस्सा तुम्हारा आज एक है वो कुछ टाइम के बाद एक नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मान लो आधा आएगा एक केस में ऐसा, या पौना आएगा, जो भी आएगा वो उतना आएगा। दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। वन इज कॉल्ड एंटी डाइल्यूटेड। हमने इसको फोन किया, क्या कर रही है? बोले बोला बस पिज्जा ऑर्डर कर गया, अभी पिज्जा आने वाला, हम खाने वाले हैं। मैंने बोला क्या बात कर रही है, हम भी आ रहे हैं। तो पहले मुझे सर ठीक है आ जाओ। अरे दुखी मत हो, हमारे पास में 7-8 पिज्जा, हम पार्टी में गए थे तो वहां पे पिज्जा पड़े थे हमारे पास में। हमने बोला क्या करे, तेरे घर से आ रहे थे, तू बोल रही पिज्जा चल साथ में खाते हैं। तो कितने पिज्जा सर? मैंने बोला 7-8। बोल क्या बात कर रहे हो सर, आ जाओ फटाफट आ जाओ। अब इसको पता है 7 पिज्जा और 4 पिज्जा हमारे, कितने पिज्जा हो गए? 11। और खाने वाले सिर्फ 4 और 3 7 लोग, तो एक ही हिस्से में मोर देन वन ज्यादा आएगा। अब प्रूडेंस क्या बोलता है कि ये खुशी तुमको नहीं मनानी चाहिए। समझ में आया? तो अगर क्योंकि मान लेते हैं कि आपने ये सोच के कि 7 और पिज्जा आने वाले हैं और 4 तुम्हारे, और तुमने घर वालों को बोल दिया कि मम्मी जैसर आ रहे हैं और 7 पिज्जा लेके आ रहे हैं, और 3-4 तो अपने 11 पिज्जा, मजा आएगा खाने को। मम्मी ने सोचा तू खाएगी 2 पिज्जा, पापा खाएंगे 1 पिज्जा, मैं खाऊंगी 1 पिज्जा और भाई खाएंगे आधा पिज्जा। जुजाश तो ऐसे ही ले खाते नहीं बेचारे, वो खाएंगे आधा पिज्जा, दर्शन सर 1 खा लेंगे और योगी सर 1 खा लेंगे। तो अब अपने पास में 3-4 पिज्जा बच जाएंगे, भी वेस्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, वेस्ट क्यों करना, चलो चलो अपने पड़ोसी को दे देते हैं। तो आपके जो 4 पिज्जा थे उसमें से 2 पिज्जा मम्मी ने पड़ोसी को देती है। समझ में आया? और थोड़ी देर बाद मैं फोन करता हूं, अरे यार कविता काम आ गया, हम तो निकल गए। तो पोपट हुआ कि नहीं हुआ? तो बोला ऐसा पोपट नहीं करने का, दैट इज कॉल्ड एंटी डायल्यूटेड। तो बोला एंटी डायल्यूटेड कभी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब आपको बोलना ही नहीं चाहिए फ्यूचर में ईपीएस बढ़ेगा, क्योंकि बाय चांस नहीं बढ़ा फिर तुम्हारी बैंड बजने वाली है। और फिर जिज्ञासा नहीं आया तो फिर तेरे मम्मी पापा तुझे बहुत मानने वाले हैं। पता है कि जो पिज्जा अपने हिस्से में थे वो भी अपन ने किसी और को दे दिए, तो एकदम बोला दिल में खुशी मंगी और फिर एकदम गम आ जाएगा तो बहुत दुखी होंगे। ऐसा मैं तुमको बोलूं मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद बोले नहीं कर रहा, मजाक कर रहा था, तो तुम्हें गुस्सा आएगा ना। ऐसा किस तरह इसकी वजह से हमने खाना भी नहीं खाया, ने जो घर से खाना आने वाला था वो भी मना कर दिया, क्यों लेके आ रहे हो, जैसा तो पार्टी दे रहे हैं बराबर ना। अब पहले सिचुएशन में तुम आए थे और उधर तुम आ जाते हो तो घर पे बोल गए नहीं आज तो खाना नहीं बनाना, आज तो उधर सर ने बोला खाने को होगा ऐसा ऐसा, फिर तुम वहां पे गए और पता चला वहां पे कुछ था ही नहीं, या फिर कम कम था एकदम, छोटी छोटी एक चीज ही थी, मान लो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ रायता ही था, तो ऐसे दुखी हो जाता है ना फिर भाई कि उधर से भी मना हो गया इधर भी गए। तो दैट इज कॉल्ड एंटी डायल्यूटेड। क्या बोलते हैं इसको? तो ऐसे वाले केस में अगर आपने खुशी पहले से मना ली है कि भाई ईपीएस बढ़ने वाला है, आपने दिखा दिया अभी 2 ईपीएस है, फ्यूचर में 5 हो जाएगा सेम कंडीशन पे, और बाय चांस नहीं हुआ तो शेयर होल्डर तुमको खा जाएंगे। हाँ तो फिर अब ऐसे वाले केस में क्या करने का, ऐसे वाले केस में क्या करने का, ये बोलता है कि जब भी एंटी डायल्यूटेड ईपीएस बाय चांस हो जाता है कि ऐसा कभी हो जाए एंटी डायल्यूटेड हो जाए, तो ऐसे वाले केस में यू हैव टू रिपोर्ट बेसिक ईपीएस। जो करंट ईपीएस था वही रिपोर्ट करना चाहिए, बड़ा वो करना मतलब आपको घर वालों को इतना ही बोलना चाहिए बस 4 पिज्जा ही है, वो ज्यादा वाला नहीं बोलना जो जैसा लेके आ रहा है, वो बोलना जो करंट सिचुएशन थे उसको ही चलने दो। तो मान लो मेरा ईपीएस आज का 2 है, 2 रुपया पर शेयर। अब अगर डायल्यूटेड ईपीएस हो रहा है 2 का 1.5 हो रहा है 1 हो रहा है तो मैं रिपोर्ट करूंगा, बट 2 का अगर 2.5 हो रहा है या 3 हो रहा है तो मुझे ऐसा नहीं रिपोर्ट नहीं करना, मुझे रिपोर्ट करना है बट 2 ही करना है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ध्यान में रखना। आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसमें आपको ईपीएस निकालना रहेगा, फिर बोलेगा कौन सा ईपीएस आपको रिपोर्ट बताओ, डायल्यूटेड ईपीएस क्या है। अब मान लो तुमने उसमें बेसिक ईपीएस दे रखा है 3 और तुम्हारा आंसर आया 3.5 और तुमने 3.5 एमसीक्यूज में मिलेगा तुमको, और तुमने 3.5 पे क्लिक कर लिया या टिक मार दिया तो तुम गए। तो ऐसे वाले केस में उधर 3.5 भी होगा, उधर नील पे 0 भी लिखा होगा, नॉट रिपोर्टेड भी लिखा होगा, और तुमने बोला नॉट रिपोर्टेड सर, सर ने दिखाया था एंटी डायल्यूटेड होता है रिपोर्ट नहीं करना होता तो नहीं दिखाएंगे, तो भी गड़बड़ है। तो देखना पड़ेगा बेसिक ईपीएस। बोलो समझ में आया ये वाला? ठीक है, तो ये होता है डायल्यूटेड एंटी डायल्यूटेड। अब
कैसे निकालना है डायल्यूटेड ईपीएस, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए बेटा? 4। फिफ्थ वाला आप कहीं ना कहीं पे कर चुके हो, इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, ठीक है, इसमें ईपीएस नहीं निकालना है, सिर्फ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। तुम ट्राई करो, चलो तुम करो फटाफट। क्या बात कर रहा है? टाइम टेबल दिखा है? देख टाइम टेबल। देख ना टाइम टेबल, देख तो सही। चलो क्या हुआ? अरे रे रे, ध्यान इधर रख, कहीं और मत रख। चलो आगे बढ़ रहे अपन। कितना आया तुम्हारा आंसर? 5000
500 शेयर्स आया, सबका यही आ रहा है, इसका नहीं आया, 3500 आया। और पक्की बात, किसी का 5000 नहीं आया, किसी का 2000, किसी का 2500, नहीं कृपाली कितना आया, लेके आई तो 5500, पक्की बात, कहां से लेके आई, क्या किया? और बढ़िया, कितना लाया, क्या बात कर रहा है, दिनो 5500, ठीक है विधि, चलो देख लेते हैं। एक्स वाई जेड, क्या हुआ, XYZ Limited had issued 30,000 15% convertible debenture of ₹100 each on 1st April 2008. The debenture are due for redemption on 1st March 2011. The terms of the issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5% and also confer option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity shares at a price of ₹15 per shares. Debenture holder holding 2,500 debenture did not exercise the option. Calculate the number of equity shares to be allotted. आपको शेयर्स निकालना है, ठीक है, कितने लोग को अपन शेयर्स इशू करें, मतलब कितने शेयर्स इशू करेंगे किसको, डिबेंचर होल्डर को। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले कितने तुम्हारे डिबेंचर्स थे पहले बताओ, कितने थे, 30,000, इसमें दो लोग थे जिन्होंने ऑप्शन लिया, किसने ऑप्शन नहीं लिया, तो 2500 लोगों ने ऑप्शन नहीं लिया है, तो कितने लोगों ने लिया, 27,500 बराबर है। अब इसके हम पूरे कन्वर्ट करेंगे, 20% कर रहे हैं, 20%, तो इसका 20% अपन कन्वर्ट करेंगे, करो कितना आता है, 5,500 बराबर ना। बट ये तो डिबेंचर्स आए, ठीक है, ये तो डिबेंचर्स आए, ये शेयर्स नहीं है, ये डिबेंचर्स है। अभी क्या करना है, इनका अमाउंट निकालना, कितना अमाउंट पेबल है, तो अमाउंट पेबल निकालेंगे, तो 5,500 इंटू, मैं अच्छा 100 रुपए दूंगी, 105 दूंगा, 105 क्योंकि विद प्रीमियम दे रहा हूं, तो बताओ कितना अमाउंट आएगा इनका, इतना अमाउंट पेबल आएगा। अब क्या मैं बदले में कैश दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूं, तो मेरे शेयर्स का वैल्यू क्या है, वैल्यू पर शेयर, ठीक है, तो डियर फॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, कितना आया, शेयर्स ना, कितने का आंसर ये आया था, तो तुम बोले तो नहीं, मैंने बोला कौन सा आंसर, कौन ये आंसर भी कौन बोला ऐसा, क्या, हाँ तो ऐसे चक्कर, तो ऐसे चक्कर में तुम नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सही बोला है, जबकि मैं पूछा भी था, किसका दूसरा आंसर आया है, ऐसी चीजें अंदर रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, आप सीए कर रहे हो, ध्यान रखना, सीए का काम ही आगे आके बोलना है। आप कल उड़े कंपनी में लग गए, वहां पर कोई टैक्स उसकी स्कीम आ गई, मतलब बाय चांस की इससे टैक्स बचा सकते हैं या रूल फॉलो नहीं किया, आप बोलोगे मैं तो बोली ही नहीं, किसी और ने बोला ही नहीं तो मैं भी नहीं बोली, ऐसा नहीं होता, क्यों, तो कोई क्या होता, इतना नहीं करने का, ठीक है, बोल देने का, कोई बात नहीं, रॉन्ग होता, मैं थोड़ी मारता है, मैं तो इज्जत भी नहीं उड़ाता है ही नहीं, क्या उड़ाऊ तुम्हारी, ठीक है, चलो कितना आया, 38,500, कितने शेयर्स अपने को देने पड़ेंगे, ठीक है, कॉपी करना तो कर लो, अदरवाइज ओके।
चलो हुआ। ओके, चले आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करना है अपने को, बट उससे पहले अपन मॉड्यूल का एक क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन 5 करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। चलो पहले अपन इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हैं फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देख लो यहाँ पे, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 1 करोड़, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50 लाख। सो बेसिक ईपीएस तो आई गेस बहुत इजीली मिल गया, 1 करोड़ डिवाइड बाय 50 2, वो दे भी रखा बेचारे ने, ठीक है। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर इज 1 lakhs, each debenture is converted into 10 equity shares, इंटरेस्ट एक्सपेंस 12 lakhs, टैक्स 30%, उसके ऊपर जो 12 लाख है 30% कितना होता है 3,60,000। आपको डायल्यूटेड ईपीएस निकालना है, तो डायल्यूटेड ईपीएस में हम निकालते हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। तो मेरा करंट का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ है, तो फ्यूचर में ये प्रॉफिट कितना रहेगा बताओ। तो 1 करोड़ के अंदर 12 लाख का ये इंटरेस्ट बच जाएगा और 3,60,000 का माइनस हो जाएगा। बराबर ना। अरे भैया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे। 1 करोड़ तो है ही अभी, इसमें 12 लाख का सेविंग हो गया, पर 3,60,000 का नुकसान हो जाएगा टैक्स का। कितना आ गया 1 करोड़ 8,40,000, बराबर है। दिस इज एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो वही 50 लाख शेयर्स थे पहले, बट अभी और क्या हो जाएंगे, 1 लाख शेयर्स बिकम 10 लाख, 1 लाख डिबेंचर को 10 शेयर्स मिलेंगे, एक को 10 मिलेंगे, तो 1 लाख के 10 लाख हो गए। तो अब जो मेरे शेयर्स है वो 50 तो थे ही थे, प्लस 10 60 लैक्स। तब 1 करोड़ 8,40,000 डिवाइड बाय 60 लैक्स करो, कितना होता है 80 से राउंड अप कर लो, 0.2 डिजिट तक 81। बोलो समझ में आया तुमको, इसको डाउट है कॉपी करो। लिखना इलस्ट्रेशन 5 फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, ऐसा लिखना ताकि पता चलेगा कि कल उठ के मिक्सअप ना हो जाए। ये आंसर देखोगे ढूंढो ये कहाँ पे है, तो ऐसा लिख देना। चाहे तो पेज नंबर भी रेफरेंस दे सकते हो, पेज नंबर 4.106।
चलो हो गया, डन। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 6 आप करो। सॉरी।
चलो, हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? चलो बात नहीं, अभी सुनो। कितना आंसर आया तुम्हारा? वेरी गुड। सेकंडली देखो, आपको पता है सबसे पहले आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है, बराबर ना? उसमें जो नेट प्रॉफिट करंट का है वो दे रखा है।
कितना करंट दिखा? 85,50,000। एड इंटरेस्ट सेविंग 6 लाख। टैक्स है उसके ऊपर? वन लाख 80। कितना आया? 89,70,000। ठीक है, ये आ गया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अभी अपना ईपीएस अपने को पता है कैसे निकालते हैं, बराबर ना? डीईपीएस, डायल्यूटेड ईपीएस 89,70,000 डिवाइड बाय, सबसे पहले तो जो ओरिजिनल शेयर्स थे वो आएंगे 20 lakhs। इसमें कोई डाउट ही नहीं, तो पूरे 12 के 12 महीने रहे, बराबर ना? तो आप इंटू 12 डिवाइड बाय 12 नहीं भी करोगे तो चलेगा, कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्लस कितने शेयर्स और इश्यू किए? 1 लाख डिवेंचर्स थे तो इंटू 10 किया, कितना हो गया? 10 लाख हो गया। 10 लाख मतलब वही 20 और 10, बराबर ना? इसको इंटू डिवाइड बाय 12 इंटू, आपने किया डिवाइड बाय 30 लाख ना? गलत आंसर। ऐसा क्यों? अब सोच के बताओ, कहीं कुछ दिख रहा है तुमको? आंखें खोल के देखो, कहीं कुछ? मैंने कहा, अरे मुन्ना, क्या आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द, ना ना ना, तुम पकड़े नहीं हो। तुम तुम पकड़े नहीं हो, कैसे पकड़ोगे? चलो मैं तुम्हारे लिए हिंट देता हूं। नहीं पकड़े? हाँ, इंटरेस्ट मंथ। 12 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? अगर 1 लाख डिबेंचर्स थे 100 रुपए वाले, तो उसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट 8 लाख रुपए होते हैं। पर जो आपका इंटरेस्ट है वो सिर्फ 6 लाख दे रखा है, इसका मतलब डिबेंचर कहीं बीच में इशू हुए होंगे ना? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? क्या हुआ? जनरल क्वेश्चन हमेशा सीधा बोलेगा, आपको सोचना पड़ेगा ना भैया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आती कि नहीं आती है? 1 लाख डिबेंचर 100 रुपए वाले, रेट है 8%, तो साल का 8 लाख इंटरेस्ट होना चाहिए ना। 6 लाख कहां से आया? थ्री पॉइंट। वेलकम टू सी इंटर।
हो गया? चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 इज 24 lakhs। कितना प्रॉफिट है? 24 लाख का। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं बेचारे ने बेंच निकाल के 10। तो ईपीएस निकाल सकते हैं ना, बेसिक ईपीएस तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, एवरेज फेयर वैल्यू वन इक्विटी शेयर्स आपकी है 25 रुपया। 2012 में शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा? 25 रुपया। आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो आपको ऑप्शन में आपको देना है वो है 2 लाख। एक्सरसाइज प्राइस उसका 20 रुपया है, तो आपको डायल्यूटेड ईपीएस निकालना है। अब ये क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंदर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन की बात कर रहा होगा ये? ईसॉप। इक्विटी शेयर में आप ऑप्शन देते हो ना शेयर होल्डर को, तो ये ईसॉप की बात कर रहा है। तो ईसॉप में जब आप शेयर इश्यू करोगे तो आप कितने में करोगे? 20 रुपए में, बराबर है। अब देखो प्रॉफिट तो वैसे कोई चेंज नहीं होने वाला है, जितना प्रॉफिट अभी है वो उतना ही रहने वाला है, क्योंकि ईसॉप में कोई प्रॉफिट में चेंज होता ना, यहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से पता चलता कि प्रॉफिट में चेंज होगा, पर नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाएंगे। तो क्या मैं डिवाइड बाय, जैसे जो आप बोल रहे हो, जैसे अपने को यहाँ पे डीईपीएस निकालना है, तो प्रॉफिट तो आपने बोला सेम, एडजस्टेड प्रॉफिट तो सेम रहा 24 लाख, डिवाइड बाय 10 लाख शेयर्स तो थे ही अपने पास में, बराबर ना। तो प्लस क्या मैं जितने ईसॉप में शेयर्स यानी 2 लाख, क्या पूरे 2 लाख कर लो? पूरे 2 लाख थोड़ी करेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी वो कुछ भी लेके नहीं आ रहे। वो कितना लेके आ रहे? 20 रुपए तो लेके आ रहे ना। तो क्या मुझे पूरे 2 लाख लेने चाहिए? प्रोपोर्शनल निकालना चाहिए। अब वो प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? तो आपको ऐसा इसमें वो फ्री वाला शेयर्स निकालना पड़ेगा। अब इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई राइट फैक्टर निकालना काम नहीं है। हम बोलते देखो 25 रुपए का वैल्यू था, हम 20 रुपए ले रहे हैं, तो बेसिकली हम कितना परसेंट इस 25 रुपए में फ्री वाला पार्ट कर रहे हैं बताओ? 20%। इनडायरेक्टली हम कितना परसेंट फ्री में दे रहे हैं? 20%। बस। तो 2 लाख में 20% कितना होता है बताओ? तो 2 लाख के अंदर 20% फ्री वाला पार्ट हो गया, यानी 40,000 के ऐसे शेयर है जिससे पैसा नहीं ले रहे, तो सीधे 40,000 यहाँ पे ऐड कर लो। अब बताओ कितना ईपीएस आएगा? 2.31। खत्म। क्योंकि इसमें राइट फैक्टर, राइट शेयर नहीं है, तो राइट फैक्टर निकालना नहीं है, डायल्यूट ईपीएस दिखाना था। हमने बोल दिया कि 25 रुपए के बदले 20 रुपए ले रहे, तो 5 रुपए फ्री में हो गया। समझ में आया? तो इनडायरेक्टली मतलब 25 रुपए में 20% फ्री में दे रहा हूं। एग्जाम में जब लिखो तो आपको फॉर्मूला भी लिखना है ईपीएस के लिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा।
चलो हो गया। चलो इसको तुम सॉल्व करो। सेम है। ओ। टू पॉइंट। और कैसे दूसरा आया? तो हर बार मैं थोड़ी ऐसा करेगा। तो तुम बोले सेम है, मैं बोले हाँ सेम है। ऐसा थोड़ी होता है। अब लाया ना विश्वास। ठीक है। चलो बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। The director of Aqua Limited are considering the acquisition of existing business of the Bose Limited engage in the line of the business suited to them। तो एक कंपनी है एक्वा, वो बोस लिमिटेड को एक्वायर कर रही है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों कंपनी का, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो। It is expected that the net profit after tax of the two companies would continue to be 43,20,000। दोनों का मिला के जो प्रॉफिट होगा कितना होगा? 43,20। एक्वा लिमिटेड वुड पे द अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वा लिमिटेड। एक्वा लिमिटेड कंसिडरेशन जो है वो शेयर्स में देगी। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द ईपीएस ऑफ द मर्ज कंपनी इफ द एक्वा लिमिटेड ऑफर टू पे 60 रुपीज पर शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ द बोस लिमिटेड। बोलते कि तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर को हम 60 रुपए कैश के बराबर का वैल्यू देंगे और बदले में शेयर्स दे रहे हैं। तो आपको निकालना है कितने शेयर्स परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को इश्यू करेगी। तुम निकालो। अमाल कमीशन चैप्टर पढ़ा है ना? हाँ, तो तुमको पता होना चाहिए ना कैसे शेयर्स निकालते, पीसी निकालते हैं। तो बताओ कितने शेयर्स आप इश्यू करोगे?
निकालो रे, जल्दी निकालो। चलो हो गया। कितना आया? 1 लाख, 1,20,000। और किसी का दूसरा आंसर? मैडम बोल दे बोल दे। और किसी का कोई दूसरा आंसर है? चलो कैसे निकालेंगे देख लो। कितने शेयर इशू करेंगे बराबर है? सबसे पहले ऑब्वियसली आप उस कंपनी को खरीद रहे हो तो कितने शेयर उसके पास में पहले थे? 3 लाख।
ठीक है, अब उसका प्राइस ऐसा कुछ भी होगा, हमने कितना डिसाइड किया, 60 रुपीज ना। कितना, 1 करोड़ 80 लाख, इतना अमाउंट पे करना है। अब बदले में क्या कर रहे हैं हम, क्या कैश दे रहे हैं कि अपनी कंपनी का शेयर्स दे रहे हैं? क्या नाम है अपनी कंपनी का? एक्वा। भाई अभी आप अपनी कंपनी का शेयर का प्राइस बोला नहीं तो मार्केट प्राइस ही लेते हैं। कितना मार्केट प्राइस है? 150 रुपया। करो, इतना होता है। बस इतने शेयर्स अपन इश्यू करेंगे। बोलो समझ में आया? अभी ईपीएस निकालना है। तब देखो, इसने दोनों कंपनी का मर्ज का ईपीएस दे रखा है 43,20,000, बराबर ना, डिवाइड बाय शेयर्स। खुद के शेयर्स कितने थे? 7,20,000। ऑब्वियसली स्टार्ट से होंगे, प्लस ये मर्जर है तो इसमें ईवाई 1,20,000 पूरा ऐड कर लो। वन फोर ना। अब इसने पूछा इफेक्ट ऑन ईपीएस, तो देखो बिफोर मर्जर ईपीएस 5, आफ्टर मर्जर ईपीएस 5.14। तो इफेक्ट कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ है? बोलो समझ में आया तुमको? तो ईपीएस मतलब मर्जर की वजह से ईपीएस जो है वो 0.14 का बढ़ गया, तो एक शेयर पे 14 पैसे का फायदा हो गया। बोलो समझा? कर लो कॉपी।
चलो हो गया। नीचे वाला भी करो। चलो हुआ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। On 1st April 2019, a company had 6 lakh equity share, rupees 10 each. 5 rupees paid up by all shareholder. 10 में से सिर्फ 5 रुपए पेड अप हुए हैं. On 1st September 2019, the remaining 5 was called up and paid by all the shareholder except one shareholder having 60,000 equity shares. तो सब लोगों से बचे हुए लोगों सबसे अपने 5 रुपए बचा हुआ पैसा 5 रुपए मंगाया, सबने दे दिया. एक नालायक निकला, उसने 60,000 शेयर थे उसके पास में, उसने दिया नहीं. The net profit for the year ended आपका कितना है 21,96,000 आफ्टर कंसिडरिंग द डिविडेंड ऑफ 3,40,000 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. ये प्रॉफिट दे रखा है, ये डिविडेंड के बाद में है. हमको तो वही चाहिए होता है, तो अभी अलग से लेस करना. अगर बिफोर होता तो माइनस करता, अब आफ्टर ये तो कुछ का वापस लेस करना नहीं है. आपको ईपीएस निकालना है. अब कैसे निकालेंगे वो देख लो. प्रॉफिट तो पता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं, पर नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे करूंगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलग चीजें हैं. तो आप देखिए टोटल मेरे जो शेयर्स है कितने हैं 6 लाख. छह लाख है. अब इसके दो पार्ट करते हैं, जिसने पूरा पैसा दिया और जिसने पूरा पैसा नहीं दिया. तो एक 5,40,000 जो शेयर्स होंगे वो एट द एंड में फुल्ली पेड अप है, बराबर ना. और जो 60,000 शेयर्स है वो पार्टली पेड अप वाला है. ठीक है. अब इनको भी टाइम वाइज करना पड़ता है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ता है. तो हम कैसे करते हैं वो समझिए. इसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट कितने महीने, तो आप देखिए हमने कल कॉल्ड अप किया है 1 सितंबर को. तो स्टार्टिंग के मतलब अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना, 5 मंथ, अप्रैल टू अगस्त. ठीक है. जो शेयर था क्या वो फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप था, पार्टली पेड अप. तो मैं ऐसा बोलूं 5,40,000 जो है, ठीक है, इनटू, क्योंकि पार्टली पेड अप था और एंड में सबको 10 रुपए वैल्यू लेना है, तो मैं इसको आधा कर लेता हूं. आधा क्योंकि समझ में आया ना, क्योंकि लास्ट में हम 10 वाला वैल्यू ले रहे हैं सबका मिला के, बट ये उस टाइम पे 5 रुपए वैल्यू था, तो हम इसको आधा कर लेते हैं. इनटू कितना महीना ये वैल्यू रहा 5 महीना. तो बताओ इसको कितने इसका इतने शेयर्स के बराबर का वैल्यू कंसिडर करते हैं. फिर बैलेंस जो भी थे स्टार्टिंग 5 मंथ, फिर बैलेंस 7 मंथ या रिमेनिंग 7 मंथ. जिसने पे नहीं किया उसको तो हमने साइड में कर लिया, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करनी है. ये रिमेनिंग 7 मंथ मतलब बचे हुए महीने, दैट इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च. अब देखिए 5,40,000, अभी 10 में से 10 का वैल्यू आ चुका है, बराबर ना. मतलब अब इसका पूरा वैल्यू कंसिडर करेंगे, बट ये मंथ वाइज बात करूं तो बचे हुआ 7 महीने की बात करनी है. निकालो. 15,000. चलो क्या बोला, समझ में आया. अच्छा इस नालायक की बात करूं तो इसका तो एकदम सिंपल है. 60,000 इंटू 5 रुपए वैल्यू है पूरे 12 के 12 महीने, मतलब स्टार्ट टू एंड तक इसका एक ही वैल्यू रहेगा. तो इसको अपन 30,000 के बराबर कंसिडर करेंगे, बराबर ना, क्योंकि 10 में से 5 ही दिया उसने एंड तक. तो अगर उसको 10 के बराबर लेके जाना है, इक्विवेलेंट करना है, तो आधा हो गया. तो अब बताओ टोटल कितना हो गया. 1,12,500 प्लस 3,15,000 प्लस 30,000 और 57,500. ठीक है. तो अब मैं ईपीएस निकाल सकता हूं ना.
तो जो अपना प्रॉफिट था, दैट प्रॉफिट इज 21,96,000। कितना है? 4.80। तो अगर इक्विवेलेंट नंबर नहीं है, मतलब फेस वैल्यू पार्टली पेड अप है, ऐसा कुछ है, तो अपने को उनको इक्विवेलेंट कंसिडर करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट में फिर उसको ऐसे मान लो इन लोगों ने 10 में से 10 दिया, इन लोगों ने 10 में से 5 दिया, तो मैं सबको सेम नहीं मान सकता ना। मैं क्या करूंगा, इनको आधा कर लेता हूँ, कि आपने 10 में से 5 ही दिया है तो इनको आधा कर लिया। क्या बोला, समझ में आया? तो वो इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो कॉपी करना तो कर लो। चलो हो गया। बोलो भाई, यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? पक्की बात?
चलो अभी ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9, और बाकी क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क रहेंगे मॉड्यूल के, ट्राई कर लेना, नहीं हो तो बोल देना। और इसके साथ में ये एएस क्या होता है, बोलो भारत माता की।